लाल परी और जादुई सुनहरी गुफा। हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कहानी शुरू करने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली शहर में सिमरन अपने माता पिता के साथ रहती थी। सिमरन के पिताजी एक सरकारी कर्मचारी थे और सिमरन की माँ घर में ही रहकर उसकी देखभाल करती थी। गर्मियों की छुट्टियां थी, इसलिए सिमरन अपने माता पिता के साथ गांव घूमने अपने चाचा चाची के यहाँ रामगढ़ जा रही थी। सिमरन बहुत ज्यादा खूबसूरत और भोली भाली लड़की थी। इस तरह खुशी खुशी पूरा परिवार गांव जा रहा था, परंतु उन्हें क्या पता था कि उनकी खुशी को किसी की नजर लग जाएगी और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में सिमरन को छोटी मोटी खरोंची आती है, परंतु सिमरन के माता पिता की तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। और जब इस बात की खबर सिमरन के चाचा प्रदीप को लगती है, तो वो तुरंत ही हादसे वाली जगह पर पहुंचते हैं। सिमरन का रो रो कर बुरा हाल था। चाचा जी, पता नहीं हमारी खुशियों को किसकी नजर लग गई। अभी कुछ समय पहले हम कितने ज्यादा खुश थे। अब मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूंगी। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मम्मी पापा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब मैं क्या करूंगी और किसके सहारे रहूंगी। सिमरन बेटा, आज से तुम हमारे साथ हमारे घर में रहोगी। मैं तुम्हारे माता पिता की कमी तो पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है ना बेटी? इस तरह सिमरन के चाचा सिमरन को दिलासा देते हैं, लेकिन दूर खड़ी सिमरन की चाची गीता आग बबूला हो रही थी, क्योंकि वो सिमरन को पसंद नहीं करती थी। कुछ समय बाद सिमरन के माता पिता का अंतिम संस्कार हो जाता है। प्रदीप की एक बेटी भी थी जिसका नाम आरुषि था। घर जाने के बाद गीता प्रदीप से कहती है, देखो जी, आपने सिमरन का खर्चा उठाने का ठेका तो ले लिया है, लेकिन मैं आपसे पहले ही कह देती हूँ कि अगर ये हमारे साथ रहेगी तो जैसा मैं इसे कहूँगी उसे वैसे ही करना होगा। कह दीजिए कि चली जाइए अपने घर वापस, नहीं तो इस मनहूस का हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं है। अरे भगवान, कैसी बातें कर रही हो। अभी अभी इस बेचारे ने अपने माता पिता को खोया है। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी में झगड़ा बढ़ जाता है। ये देखकर सिमरन को बहुत दुख होता है। चाची जी, आप चाचा जी से मत लड़ो और आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। और चाचा जी प्लीज, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। आप मुझसे जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूँगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हैं। सिमरन के चाचा वहाँ से चले जाते हैं। प्रदीप की बेटी सिमरन से दिखने में थोड़ी काली थी, परंतु वो दिल की बहुत अच्छी थी। सिमरन और आरुषि की बहुत जल्दी दोस्ती हो जाती है और दोनों एक साथ सगी बहनों की तरह रहती है। लेकिन गीता को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो सिमरन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो सिमरन से घर का सारा काम करवाती थी। गीता सारा दिन अपनी सहेलियों के साथ शहर में शॉपिंग करने या फिर मूवी देखने जाया करती थी। गीता सिमरन को ठीक से खाना भी नहीं देती थी और उसे बहुत मारती भी थी। एक दिन की बात है, सिमरन किचन में खाना बना रही थी, तभी गलती से सिमरन से खाना जल जाता है। खाना जलने के कारण पूरे घर में धुआं हो जाता है। उसकी चाची और आरुषि रसोई में आती है। धुआं देखकर गीता को बहुत गुस्सा आता है और वो सिमरन को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। करम चली, तूने खाना कैसे जला दिया? हमारे घर का राशन क्या तेरे मरे हुए माँ बाप भरवाते हैं? खाने के लिए तेरे हाथ बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं और काम करते समय तुझसे गलती हो जाती है। चाची जी, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। आज पूरा दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? इतना कहकर गीता वहाँ से चली जाती है। ये सारी बातें आरुषि सुन रही थी। उसे अपनी माँ की इन बातों का बहुत बुरा लगता है। रात होने पर सिमरन अपनी माँ के लिए खाना बनाकर लाती है। तुझे पता है ना, आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसलिए हमें खाना खाते हुए घूरना नहीं।
अब जा यहाँ से अपने कमरे में, थोड़ी देर में आकर बर्तन साफ कर देना। सिमरन अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे और अब गांव में दिवाली का मेला लगा हुआ था। प्रदीप अपनी पत्नी आरुषि और सिमरन को लेकर मेले में जा रहा था कि तभी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उस एक्सीडेंट में प्रदीप की मृत्यु हो जाती है और गीता, आरुषि और सिमरन को छोटी मोटी खरोच आती है। गीता प्रदीप का अंतिम संस्कार कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब उनके घर का राशन पानी खत्म हो जाता है। इसलिए गीता घर का खर्चा चलाने के लिए एक लहंगे की दुकान खोल लेती है। दिन रात मेहनत करके तरह तरह के लहंगे तैयार करती है। गांव में सिर्फ एक ही लहंगे की दुकान थी, इसलिए गीता की दुकान चलने लगती है और अब उसकी दुकान पर बहुत सारे ग्राहक आने लगते हैं। उसी गांव में एक सेठ रहता था। गीता ने उसे दुकान किराए पर ले रखी थी। एक दिन सेठ गीता की दुकान पर आता है और उसे किराया बढ़ाने के लिए कहता है, परंतु गीता ज्यादा किराया देने से मना कर देती है। अगले दिन सेठ अपने गुंडों के साथ गीता की दुकान पर आता है और उसकी दुकान खाली करवा देता है। अब गीता के पास घर का खर्चा चलाने के लिए कोई भी साधन नहीं था। गीता परेशान होकर घर आ जाती है और सारी बात अपनी बेटी आरुषि को बता देती है। आरुषि अपनी बहन सिमरन के कमरे में जाती है। दीदी, मम्मी की लहंगे की दुकान सेठ ने जबरदस्ती खाली करवा ली और अब हमारे पास रात का खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं है। अब हम क्या करें? मैं तो भूख के कारण मर ही जाऊंगी। आरुषि, तुम चिंता मत करो, हम दोनों कहीं बाहर काम ढूंढने चलते हैं जिससे हम रात का खाना खा सके। सिमरन और आरुषि पैसों का इंतजाम करने के लिए निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते शाम हो जाती है, परंतु दोनों को कोई मदद नहीं मिलती। दोनों निराश होकर एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ जाते हैं। माँ को पैसों की जरूरत है, परंतु मैं उनकी मदद नहीं कर पा रही हूँ। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए, ऐसे में हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? दीदी, तुम चिंता मत करो, कुछ न कुछ जरूर हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रखो। तभी वो पेड़ जिसके नीचे सिमरन और आरुषि बैठी थी, उसके ऊपर से पत्ते गिरने लगते हैं और वो दोनों जिस पत्थर पर बैठे थे वो उन्हें लेकर गायब हो जाता है और वो दोनों परीलोक में पहुंच जाते हैं। वहाँ बहुत सारा सोना चांदी रखा हुआ था। सिमरन और आरुषि खजाना देखकर हैरान हो जाते हैं। ये हम कहाँ आ गई हैं और यहाँ इतना सारा खजाना क्यों रखा हुआ है? हम परीलोक में आ गई हैं। मैंने ये सपने में देखा था। आज तो हमारी किस्मत ही खुल गई। इस खजाने से अगर हमें थोड़ा भी मिल जाए तो माँ की समस्या दूर हो जाएगी। क्यों ना हम ये सारा खजाना लेकर घर चले, फिर मैं रोज नए नए कपड़े पहनकर घूमने जाया करूँगी। हम रातों रात अमीर हो जाएंगे और हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी और माँ को काम करने की भी कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं आरुषि, हमें इसमें से अपनी जरूरत के हिसाब से खजाना लेना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि लालच में लोगों का कभी भला नहीं होता। हम इन पैसों से गरीब लोगों की सहायता भी करेंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी उनके सामने एक लाल परी प्रकट हो जाती है। वो दोनों अपने सामने लाल परी को देखकर हैरान रह जाती है। इसके बाद लाल परी सिमरन से कहती है, सिमरन, तुम एक बहुत ही नेक दिल लड़की हो। तुमने इतना सारा सोना चांदी देखने के बाद भी लालच नहीं किया और लोगों की भलाई के बारे में सोचा। इसलिए मैं तुम्हें अनुमति देती हूँ कि तुम जितना चाहे उतना सोना चांदी ले सकती हो। सिमरन और आरुषि जरूरत जितना खजाना ले लेते हैं। वो दोनों खजाना लेकर पत्थर पर बैठ जाते हैं और पलक झपकते ही दोनों वापस घर पहुंच जाते हैं और सारा सोना गीता को दे देते हैं। तुम्हारे पास ये इतना सारा सोना कहाँ से आया? कहीं तुम चुरा कर तो नहीं लाई हो और मुझे चोरी के जुर्म में फंसाना चाहती हो? ये सोना चांदी चाची जी आपके लिए है। इससे आप अपना काम दोबारा से शुरू कर सकते हो। आपको घर का खर्चा चलाने में दिक्कत होती थी, इसलिए ये सोना मैं आपको देना चाहती हूँ। सिमरन के मुंह से ये सुन गीता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे सिमरन के साथ किए बुरे बर्ताव पर अफसोस होता है
और वो सिमरन से माफी मांगती है। गीता उन सोने के सिक्कों को सुनार की दुकान पर बेच देती है और उनसे मिले पैसों से अपनी दोबारा से लहंगे की दुकान शुरू करती है। उस दिन के बाद सिमरन अपनी चाची और बहन आरुषि के साथ हंसी खुशी से रहने लगती है और जब कभी भी सिमरन के यहाँ कोई गरीब भिखारी भीख मांगने आता तो सिमरन उसे कुछ पैसे दे दिया करती थी और इस प्रकार अपनी जिंदगी व्यतीत करती है। स्वर्गवासी माँ की जादुई चूड़ियाँ। शेरपुर गांव में चकोर अपने माता पिता के साथ रहती थी। चकोर के पिता घनश्याम उस गांव के जमींदार थे। ईश्वर की कृपा से उनके घर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। चकोर की माँ शांति की अचानक तबीयत बिगड़ जाने से मृत्यु हो जाती है। माँ के मर जाने के बाद चकोर बहुत ही अकेली हो जाती है। चकोर बेटा, कुछ खा लो, तुमने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है पापा, आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, अकेला छोड़ दीजिए मुझे। घनश्याम को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। गांव वालों और रिश्तेदारों के कहने पर घनश्याम ने रूपाली नाम की औरत से दूसरी शादी कर लेता है। रूपाली, यह मेरी बेटी चकोर है, मैंने इसी के लिए तुमसे शादी की है, तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना। आप चिंता ना करें जी, मैं चकोर को माँ की कमी कभी महसूस होने नहीं दूंगी। चकोर बेटा, आपसे ही तुम्हारी माँ है। चकोर माँ का नाम सुनते ही बहुत खुश हो जाती है। माँ, आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? पता है आपके बिना मैं कितनी अकेली हो गई थी। अब से आप मेरे साथ ही रहना, मैं आपके साथ ही खेलूंगी, मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ मेरी बेटी, मैं यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आई हूँ, अब से मैं यहीं रहूंगी। और हाँ, मैं अपने साथ तुम्हारे लिए एक प्यारी सी बहन भी लाई हूँ। सच माँ? कहाँ है मेरी बहन? वो अभी हॉस्टल में है, अगले हफ्ते तक उसकी छुट्टी हो जाएगी, फिर वो यहाँ आ जाएगी। दोनों का इतना प्यार देखकर घनश्याम बहुत ही खुश होता है कि उसने शादी करके कोई गलती नहीं की। रूपाली कुछ दिनों तक चकोर से बहुत ही अच्छा व्यवहार करती है। एक दिन रूपाली की बेटी मोना हॉस्टल से घर आ जाती है। वो अपनी माँ को चकोर की सेवा करते देख बोलती है, मॉम, व्हाट इज दिस? क्या आप नौकरानी की तरह इस लड़की के पीछे लगी रहती हो? मुझे तो बिल्कुल पागल लगती है ये। पागल ही है बेटी ये तो, पर क्या करूं? घनश्याम इस पागल से बहुत प्यार करता है। अगर उसने अपने बाप को कुछ बता दिया तो हमारा इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। ओफो, कम ऑन मॉम, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर मोना अपनी माँ को कुछ समझाती है। उसके बाद रूपाली और मोना चकोर पर अत्याचार करना चालू कर देते हैं। घनश्याम के घर आते ही रूपाली डाइनिंग टेबल पर खाना रखते हुए चिल्लाती है, चकोर बेटा, बेटा देखो, आज मैंने तुम्हारी पसंद के छोले भटूरे, खीर, रसगुल्ले सब बनाए हैं। अरे इतना सारा बनाने की क्या जरूरत थी? अब तो आदत सी हो गई है जी, पूरे दिन किचन में ही जो रहना पड़ता है। चकोर का हर टाइम कुछ न कुछ खाने का मन करता ही रहता है। तभी उधर से मोना आती है और बोलती है, माँ, मैंने चकोर के सारे कपड़े धुल दिए और उसके कमरे की अच्छे से सफाई भी कर दी। देखो ना माँ, पोछा लगाते हुए मेरे हाथ में कांच भी चुभ गया। वो चकोर ने कांच का गिलास जमीन पर गिरा दिया था। मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है माँ। क्या चकोर तुम लोगों से इतना सारा काम करवाती है? आने दो इसे, अभी बताता हूँ। बहुत बिगड़ गई है ये लड़की। जाने दीजिए ना, बच्ची है, समझ जाएगी। मैं चकोर को उसके कमरे में ही खाना देकर आती हूँ, आप लोग खाना खाइए। तभी रूपाली ऊपर चकोर के कमरे में जाती है। माँ, आपने बाहर से रूम क्यों लॉक कर दिया? माँ, मुझे पिताजी से एक बार मिलना है, मुझे नीचे जाने दो ना माँ। रूपाली चकोर को जोर से चांटा मारते हुए बोलती है,
नीचे अपने बाप से हम लोगों का शिकायत करने जाएगी? मैं तेरी जबान काट के रख दूंगी अगर अपने बाप को कुछ भी कहा। और देख तेरे लिए आज मैं क्या सब लेकर आई हूँ। छोले भटूरे, खीर, रसगुल्ले खाएगी? बोल बोल, खाना है तुझे? हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है। भूख लगी है? ये ले। इतना बोलकर रूपाली थाली को नीचे जमीन पर पटक देती है। आवाज सुनकर घनश्याम और मोना चकोर के कमरे में आ जाते हैं। तभी रूपाली जोर जोर से रोने का नाटक करने लगती है। चकोर बेटा, छोले में थोड़ी मिर्च ही तो तेज थी, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए दोबारा बना कर ले आती हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा। ये क्या नाटक कर रही हो? थाली आपने फेंकी है। पापा पापा, आप इन माँ बेटी की बातों में बिल्कुल मत आना, ये लोग बहुत बुरे हैं पापा, मुझे बचा लो पापा इनसे। चुप कर चकोर, झूठ बोलने की भी हद होती है। यह लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं और तू इन पर ही इल्जाम लगा रही है। चकोर समझ जाती है कि उसके पिता अब उसकी बात समझने वाले नहीं हैं। चले जाओ सभी के सभी मेरे कमरे से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखा पापा आपने, अब चलिए यहाँ से। चकोर अपने कमरे को बंद कर अंदर खूब रोती है। माँ, सॉरी माँ, मैं जिस औरत को अपनी माँ समझने की गलती कर रही थी, असल में वो तो डायन है। माँ, कहाँ हो माँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है माँ, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, प्लीज मेरी मदद करो माँ। चकोर को यूं रोता देख तस्वीर में से उसकी माँ की आत्मा बोलती है, चकोर बेटी चकोर। माँ, आप सुन रही हो माँ? आप तस्वीर में से भी बोल सकती हो। हाँ बेटी चकोर, तुम्हें यूं हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें उन लोगों की सच्चाई सबके सामने लानी है। कैसे लाऊं माँ? पिताजी तो मेरी कोई बात ही नहीं सुनते। ये लो चकोर, ये जादुई चूड़ियाँ हैं। अब से इससे तुम जो कुछ भी बोलोगी वो तुरंत हो जाएगा। और हाँ, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आज अपने पिता के घर आते ही उन्हें सब कुछ बता देना, ठीक है? और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। चकोर उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लेती है। सुबह होने पर, अरे ओ चकोर की बच्ची, मर गई क्या? जल्दी से उठ के नीचे आ, बहुत सारा काम पड़ा है। मैं और मोना बाजार शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, हमारे घर आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, समझी? चकोर नीचे आकर अपनी जादुई चूड़ियों की मदद से घर का सारा काम बहुत ही अच्छे से कर लेती है और खाना भी बना लेती है। रूपाली और मोना जब घर आती है तो घर इतने अच्छे से सजा देख बोलती है, तुझे तो घर का काम आता है, इतने दिनों से खामखा नौटंकी कर रही थी। हाँ, अब असली नौटंकी आप लोग बाहर जाकर करना। आने दो आज पिताजी को, उनके आते ही मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ बताती हूँ। क्या कहा? सब कुछ तो तुमने कल रात में भी अपने चपड़गंजो बाप को बताया था, पर उस टकले को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं। अब तुम क्या करोगी? और ये क्या चूड़ियाँ कहाँ से मिल गई तुझे? चल निकाल इसे, ये तेरे हाथों में अच्छे नहीं लग रहे। इधर दे और हमारे पैर दबा। पैर नहीं, मैं तुम लोगों का गला दबाऊंगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। तुम लोगों ने मेरी बेटी के साथ यह अच्छा नहीं किया। मैंने तुमसे शादी सिर्फ अपनी बेटी के लिए किया था और तुमने उसके साथ ही इतना गलत किया। दफा हो जाओ यहाँ से। घनश्याम रूपाली और मोना को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है और अपनी बेटी से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तुझे समझ नहीं पाया। फिर चकोर घनश्याम को बताती है कि रात में उसकी माँ शांति ने उससे बात की थी और उसे जादुई चूड़ियाँ भी दी थी। अब उन्हें जब भी कुछ खाने का मन करता है वो जादुई चूड़ियों से कहकर मांग लेते। फिर दोनों बाप बेटी उस जादुई चूड़ियों के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से ऐसे ही किसी और नई मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।